कहानी किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने देश के लिए अपना नाम, अपना धर्म, अपना परिवार और अपनी पूरी जिंदगी तक पीछे छोड़ दी। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी के पन्नों को पलटेंगे जो भारत के सबसे महान लेकिन गुमनाम जासूस की है। एक ऐसा जासूस जिसके सर्वोच्च बलिदान को शायद इतिहास ने वो जगह नहीं दी जिसका वो हकदार था। अब जरा सोचिए, क्या यह सच में मुमकिन है? मतलब क्या कोई अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से मिटाकर दुश्मन देश की मिलिट्री में सबसे ऊंचे पदों तक पहुंच सकता है? सुनने में नामुमकिन लगता है ना, लेकिन ऐसा सच में हुआ था। और यहीं से शुरू होती है असली ब्लैक टाइगर की कहानी। इंडिया के इतिहास में अगर सबसे फियरलेस, सबसे निडर जासूस की बात हो ना, तो रविंद्र कौशिक का नाम सबसे ऊपर आता है। उनके इन्हीं बेखौफ कारनामों की वजह से लोग उन्हें द ब्लैक टाइगर कहते थे। उनकी जिंदगी की शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से हुई। राजस्थान के श्री गंगानगर का एक बेहद टैलेंटेड लड़का जिसे एक्टिंग का बहुत शौक था, और वही लड़का आगे चलकर बनता है नबी अहमद शाकिर, एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर। एक आम थिएटर आर्टिस्ट से लेकर दुश्मन देश की सेना का हिस्सा बनने तक का ये बदलाव जितना हैरान करने वाला है, यकीन मानिए उतना ही खतरनाक भी था। तो आखिर एक थिएटर आर्टिस्ट रॉ के रडार पर कैसे आया? चलिए देखते हैं कि कैसे उनका ये एक्टिंग का शौक देश के सबसे सीक्रेट मिशन में बदल गया। बात है 1973 की। लखनऊ में एक ड्रामा कंपटीशन चल रहा था और वहां रविंद्र एक मोनो एक्ट कर रहे थे। वो स्टेज पर एक ऐसे भारतीय सैनिक का किरदार निभा रहे थे जिससे पूछताछ की जा रही थी। उनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा रियल थी, उनके एक्सप्रेशंस इतने पक्के थे कि वहां बैठे रॉ ऑफिसर्स तुरंत समझ गए कि भाई ये लड़का दुश्मन देश में एक नई पहचान के साथ जी सकता है। और बस यहीं से नींव रखी गई इंडिया के सबसे सीक्रेट मिशन की। इसके बाद दिल्ली में रॉ ने रविंद्र को पूरे 2 सालों तक बहुत ही कड़ी और मुश्किल ट्रेनिंग दी। उन्हें एक नया नाम और नई पहचान अपनानी थी, इसलिए उन्हें पूरी तरह से बदल दिया गया। उन्हें उर्दू भाषा, पाकिस्तानी लाइफस्टाइल और इस्लाम कल्चर की गहरी तालीम दी गई। साथ ही स्पाई टेक्निक्स और सीक्रेट कोड्स में उन्हें ऐसा माहिर बनाया गया कि कोई उन पर जरा भी शक न कर सके। और फिर एक दिन रविंद्र कौशिक मर गया। जी हां, कम से कम दुनिया की नजरों में तो यही सच था। साल 1975 में सिर्फ 23 साल की उम्र में वो पूरी तरह से गायब हो गए और जन्म हुआ एक नए इंसान का, जिसका नाम था नबी अहमद शाकिर। इस नई पहचान के साथ उन्होंने दुश्मन देश में एंट्री ली। वो पाकिस्तान पहुंचे, बाकायदा कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लॉ की पढ़ाई पूरी की और फिर सबसे बड़ा कदम उठाया, पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर ले। सिस्टम के अंदर रहते हुए धीरे धीरे उनके प्रमोशन होते गए। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या थी? वो पाकिस्तान आर्मी में मेजर की रैंक तक पहुंच गए। जरा इमेजिन कीजिए इस बात को, इंडिया का स्पाई पाकिस्तान आर्मी के अंदर उनके सिस्टम के बीचों बीच बैठकर सीक्रेट इंफॉर्मेशन वापस इंडिया भेज रहा था। 1979 से लेकर 1983 तक उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर मिलिट्री मूवमेंट्स की बेहद सेंसिटिव और सीक्रेट जानकारी दिल्ली पहुंचाई। उनकी इस इंफॉर्मेशन से इंडिया को बहुत बड़ा मिलिट्री एडवांटेज मिला और सच कहें तो उनके भेजे गए इनपुट से हमारे कई मिशंस फेल होने से बच गए। उनका ये योगदान ऐतिहासिक रूप से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि आज भी इसका एकेडमिक रिसर्च में जिक्र होता है। उनके इसी बेहतरीन काम और जांबाजी को देखते हुए ही भारत के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें वो महान कोड नेम दिया था, द ब्लैक टाइगर। लेकिन जासूसी की दुनिया में एक छोटी सी गलती भी कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और यहीं से उनकी सालों की मेहनत से बनाई गई ये डबल लाइफ अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हुआ ये कि 1983 में इंडिया ने एक और एजेंट पाकिस्तान भेजा। इनायत मसीह नाम का ये एजेंट ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और बदकिस्मती से वह तुरंत पाकिस्तानी इंटेलिजेंस द्वारा पकड़ा गया। भयानक टॉर्चर के दौरान वो टूट गया और उसने रविंद्र कौशिक का नाम उगल दिया। बस उसी एक पल में ब्लैक टाइगर की सीक्रेट लाइफ हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके बाद जो हुआ वो किसी नरक से कम नहीं था। गिरफ्तारी के बाद उनके संघर्ष और खौफनाक टॉर्चर का वो दौर शुरू हुआ जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने रविंद्र को पकड़ लिया। उन पर बेहद ब्रूटल टॉर्चर किया गया। दिन रात पूछताछ हुई, बिजली के झटके दिए गए, यहां तक कि नाखून उखाड़ने जैसे अमानवीय तरीके अपनाए गए। लेकिन आपको उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। इतना सब सहने के बाद भी उन्होंने इंडिया का कोई भी सीक्रेट रिवील नहीं किया। वो बिल्कुल अकेले अपने दम पर लड़ते रहे पूरे 16 साल। जी हां,
वो 16 सालों तक कोट लखपत और मियांवाली जैसी हाई सिक्योरिटी जेलों में बंद रहे, सड़ते रहे। एक इंसान जिसने देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसे सिस्टम ने ही पूरी तरह से भुला दिया और उनके हाल पर छोड़ दिया। इन 16 सालों के दौरान जेल से उन्होंने छुपकर अपने परिवार को एक लेटर भेजा था। उसमें उन्होंने लिखा था, क्या इंडिया जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? सच बताऊं तो ये एक लाइन आज भी किसी की भी आंखों में आंसू लाने के लिए काफी है। इस एक लाइन में उनका पूरा दर्द, वो धोखा और बेबसी झलकती है। और फिर आया एक गुमनाम हीरो का खामोश अंत, एक ऐसे इंसान की विदाई जिसने अपने देश के लिए अपना हर कतरा दांव पर लगा दिया था। बीमारी और लगातार टॉर्चर के चलते 21 नवंबर 2001 को पाकिस्तान की उसी मियांवाली जेल में उनकी मौत हो गई। पीछे छूट गया उनका परिवार, जो आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। उनकी मां, जो अपने बेटे के सम्मान के लिए सालों तक सिस्टम से लड़ती रहीं, वो भी 2006 में इस दुनिया से चली गई। सबसे कड़वी सच्चाई तो ये है कि उन्हें ना तो कोई मिलिट्री सैल्यूट मिला, ना ही कोई पब्लिक सम्मान। उनके हिस्से में आई तो बस एक विदेशी जेल के पीछे मिट्टी में बनी एक बिना नाम की कब्र। ना कोई विरोध, ना कोई राजकीय अंतिम संस्कार। लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया आज भी खामोशी से उन्हें सल्यूट करती है। कुछ लोग सिर्फ फिल्मों के पर्दे पर हीरो बनते हैं, लेकिन रविंद्र कौशिक ने असल जिंदगी में वो कर दिखाया जो शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी जिंदगी से यह साबित कर दिया कि देश के लिए सबसे बड़ी लड़ाई वो होती है जहां अपनी पहचान तक छोड़नी पड़े। ये सवाल आज भी हमारे सामने है कि क्या देशभक्ति की सबसे बड़ी कीमत अपनी पहचान को पूरी तरह मिटा देना है? उनका ये महान बलिदान हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आजादी और सुरक्षा की कीमत अक्सर वो लोग चुकाते हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता।